दिन, शाहीनों का दिन, हमारे जवानों का दिन, हमारा ये कहने का दिन कि हमारे पीछे जो मौजूद हैं, जो फजाओं में हैं, जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो हमारा फख्र है। तो आज का नया दिन पाक फिजाइया के शाहीनों के नाम हमारा सलाम। वफा की रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। पाकिस्तान 7 सितंबर का दिन है जनाब, शाहीनों का दिन है, जाबाजों का दिन है, उनका दिन है जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये फ़ज़ा में मौजूद होते हैं तो हम सुकून की नींद लेते हैं। ये जब फ़ज़ा में मौजूद होते हैं तो हमें कोई डर और खौफ नहीं होता, और जब ये फ़ज़ा में मौजूद होते हैं जनाब तो इनकी घन गरज से होता ये है कि दुश्मन कांपने लग जाता है, और दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का सोचता भी नहीं है। वो सोचता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे ये जांबाज सिपाही, ये जवान हमा वक्त तैयार रहते हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए। अपने हथेली पर जाने रखे ये हमेशा अपनी तैयारी के साथ भरपूर रहते हैं, जज्बे के साथ और हौसले के साथ सरशार रहते हैं। यौम फिजाइया हमें याद दिलाता है वो तारीखी दिन, वो दिन कि जब दुश्मन ने हमारी जानिब मैली आंख उठा के देखने की जुर्रत की और इस आंख को फोड़ा, इस नीयत को खत्म किया, इस अज़्म को तहवाला किया, बर्बाद किया। पाक फिजाइया के उन शाहीनों ने जिन्होंने शहादत के रुतबे पे फाइज होकर दुनिया को बताया कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मुलाकात करवाएंगे आपकी ऐसे ही शाहीनों से और इन एयरमैन से, इन ट्रेनीज से कि जो तदरीस और तालीम के मैदान में भी उतने ही आगे हैं कि जितना जंग के मैदान में। तो जनाब अब हम आ चुके हैं कमांडेंट टेक पीएफ एयरमैन एकेडमी, और मेरे साथ मौजूद होंगे एयर कमोडोर अवैस साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों होती है, और आज के दिन यूथ को, क्योंकि हम देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादातर हमेशा ही कहते हैं कि हमने पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमारा जो मुस्तकबिल है एयर कमोडोर के साथ पास जो है उनके पास क्या मैसेज है हमारे यूथ के लिए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। 7 सितंबर पाक फ़ज़ाइया का दिन पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। सर एकेडमी लेवल पे ट्रेनिंग, और मैंने सुना है कि बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है, तो ये ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है, और सख्त ही होती है कि कुछ नरमी भी होती है इसके अंदर? जी मैं आपको बताता हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड इन वेरियस फोरम्स दैट पाकिस्तान एयरफोर्स इज सेकंड टू नन। हमारे पास जो फ्लीट है एयरक्राफ्ट्स का, जो कि दुश्मन के लिए वहाँ वक्त तैयार रहता है, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट सिस्टम्स भी हैं, लेकिन हमारे पास विंटेज सिस्टम्स भी हैं। सही। सो मेंटेनिंग दोज विंटेज सिस्टम इट डिमांड्स विगरस ट्रेनिंग, और स्किल लेवल्स और ट्रेनिंग का मेयार हासिल किए बगैर हम उस सिस्टम को मेंटेन नहीं कर सकते। सही। जैसा कि आपने देखा है कई माजी की जो हमारे जितने भी दुश्मनों के साथ इंटरेक्शंस हुई हैं, तो उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी है, और रीजन वाज द कटिंग एज वाज ट्रेनिंग। दैट वाज द बॉटम लाइन फॉर अस। इसलिए ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। जी अच्छा, फ्लाइंग दूसरी चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि जो भी शख्स एयरफोर्स ज्वाइन करता है वो सिर्फ जहाज़ उड़ाता है, ऐसा होता नहीं है। आम इंसान जो है वो सोचता ही है। फ्लाइंग कितने की ज़रूरी है? If you talk of fighter flying, I would be specific regarding Pakistan Air Force. तो हमें अपने पायलट्स पे बहुत फ़ख्र है, बिकॉज दे आर दी वंस जो कि बॉर्डर तक जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। हम सब, लाइक आई एम एन इंजीनियर, द टेक्निकल स्टाफ, ईच वन ऑफ देम इज देयर टू सपोर्ट आवर ब्रेव पायलट्स। पूरी चेन है। एक पूरी चेन है, और स्टार्ट होता है बेसिक ट्रेनिंग से। अगर हमारी बेसिक्स लाइक अ फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, if it is not up to the mark, then the building would give away after some time. तो इसीलिए ट्रेनिंग right at the grassroots level where I am sitting looking after the technical part of the training, it is absolutely mandatory, because यही जो आज के नौजवान हैं वो हमारा कल का मुस्तकबिल है। ऐसा ही है सर। नौजवानों की आपने बात की, और हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो भी नौजवान हमें देख रहे हैं, खवा वो मर्द हैं, औरत है, बच्चा है, जो आने वाले कल के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो, उसके लिए क्या मैसेज आप? आई वुड लाइक टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं अपने मुल्क के नौजवानों को
ये पैगाम देना चाहूँगा कि वेरेवर दे आर वर्किंग, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। नो वी नीड टू वर्क इन द डायरेक्शन कि हम इस मुल्क को क्या दे सकते हैं, इन वट एवर कैपेसिटी दे आर, वेदर दे आर इन सिविल सेक्टर, चाहे वो मिलिट्री में है, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं, दे नीड टू चिप इन देयर पार्ट, ताकि कोई हमारी तरफ मैली आंख से ना देख सके। जबरदस्त। और मुझे लगता है कि मैली आंख से देखने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अभिनंदन वाला वाक्य सबके जहनों में अभी तक मौजूद है। बेहद शुक्रिया सर, आप मौजूद थे। तो जनाब, पाक फ़ज़ाइया का दिन, और ये दिन पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, और जो हमारे शाहीन हैं और जो हमारे जाबाज हैं, उनकी क़ुरबानियों को याद किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे चल के मज़ीद आपकी मुलाकातें भी करवाएंगे, सैर भी करवाएंगे, आपको दिखाएंगे भी कि पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करती है। तो जनाब, एयर कोमोडोर अवैस साहब से हमने बात की, हमने जाना कि फ़्लाइंग क्यों ज़रूरी है, ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, और जो हमारे शाहीन हैं जब वो हमें नज़र आते हैं ट्रेनिंग करते हुए, फ़्लाइंग करते हुए, तो दिल से एक आवाज़ निकलती है कि भाई बेस्ट ऑफ लक। शाहीन हमारे जो हैं वो दुनिया भर में बड़े मशहूर है फ़्लाइंग के हवाले से। वैसे ट्रेनिंग की हमने बात की है, लेकिन ट्रेनिंग एक चीज़ के बगैर नामुकम्मल है, और वो है एजुकेशन। तो हम स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स के बाहर मौजूद हैं। ट्रेनिंग उतनी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। तो आइए चल के देखते हैं कि जो इंटर्नीज़ हैं उनको पढ़ाया क्या जाता है। तो घर में जो लोग बैठे होते हैं ना, वो बड़े ये जानने के लिए बेचैन होते हैं कि आखिर फैंटेसी होती है कि ये पढ़ाया क्या जाता है। तो स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स, आइए चलते हैं। क्लास में आ गए हैं, और जैसा कि आप कह रही थी कि जी आपको पढ़ाई से डर लगता है, तो इन्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इनकी पढ़ाई मुश्किल होती होगी यकीनन। और आप ये देख रहे हैं कि जो ये पढ़ा रहे हैं ना, वो हमने कभी सुना भी नहीं होगा। ये इस वक्त जो क्लास चल रही है वो चल रही है एयरक्राफ्ट फ्यूल सिस्टम की। एयरक्राफ्ट फ्यूल सिस्टम की, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सबने SOPs को भी फॉलो किया हुआ है। आप देख सकते हैं मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का अच्छा खासा है। अच्छा, लेकिन हम देखें इनकी किताबें कितनी मोटी मोटी सी। हाँ, आपको लगता है कि ये एयरफोर्स ज्वाइन करना आसान काम होता है? बिल्कुल भी नहीं होता काम को। तो हम आगे चलते हैं और कुछ जो टीचर्स हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जी क्या क्या पढ़ाया जाता है। क्या इनके स्टूडेंट्स तंग करते हैं? पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जब भी एयरफोर्स हमारे जहनों में आती है, हमारे जहनों में आते हैं ये शानदार एयरक्राफ्ट, और इन्हीं एयरक्राफ्ट से हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिए, दांत खट्टे किए हर महाज पे पूरी दुनिया में। तो सिर्फ जहाज़ चलाना ज़रूरी है या फिर इसका जानना भी ज़रूरी है? हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुनीब मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। मुनीब भाई, जब भी एयरफोर्स हमारे जहनों में आती है, हमारे जहनों में आते हैं वो जहाज़ जो फ़िज़ाओं को चीरते हुए दुश्मन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ी फैंटेसाइज होती है ये चीज़ सोच के, लेकिन कितना ज़रूरी है जिस जहाज़ को आप उड़ा रहे हैं उसको आप जाने भी? बिल्कुल, मैं इसके बारे में ये ऐड करूँगा कि उनकी अगर ट्रबल शूटिंग है तो वो कैसे होंगी, और फिर अगर कोई इमरजेंसी या एनी एंट्री जो भी एयरक्राफ्ट में पायलट की ऑब्जर्वेशन है टू रिजॉल्व इट, तो हमें एयरक्राफ्ट लिमिटेशन, इसके इंजन की लिमिटेशंस का बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुनीब भाई, ये कौन सा जहाज़ है और अभी ये जो पीछे क्लास हो रही है ये किस चीज़ पे हो रही है? ये F7 एयरक्राफ्ट है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो फ़्लाइट कंट्रोल्स के बारे में हो रही है। सो ये प्रैक्टिकल क्लास है। दे हैव डन थ्योरी क्लास इन देयर लेक्चर्स, और अब प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये एयरक्राफ्ट पे आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल देम अबाउट डिफरेंट कंट्रोल सर्फेसेज ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिनमें एलिरॉन्स हैं, एलिवेटर है, रडर है, फ्लैप्स हैं। देन वी विल टेल देम अबाउट डिफरेंट एरोडायनामिक मूवमेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट है वो पिच अप करेगा, पिच डाउन करेगा, रोल लेफ्ट राइट और यॉ करेगा, तो वो कैसे करेगा। देन वी विल लिंक द एरोडायनामिक मूवमेंट्स विद द कंट्रोल सर्फेसेज, कि कौन सी कंट्रोल सर्फेस कौन सी मूवमेंट कराएंगे। अगर पिच अप के लिए है तो वो कौन सी मूवमेंट किस सरफेस से होगी। देन वी विल ब्रिंग देम टू द कॉकपिट, और कॉकपिट से हम दिखाएंगे इन्हें कि कौन सी मूवमेंट कैसे जनरेट करनी है यूजिंग कंट्रोल स्टिक और रडर पैडल। यानी कि अगर मैं इसको आम आदमी को समझाने को कहूँ तो जो आपके पास सामने बोर्ड होता है जिसको हम कंट्रोल सरफेस कहते हैं,
उसके थ्रू जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताएं कि कितना ज़रूरी है ये काम, क्योंकि एक आम आदमी जो घर में बैठा हुआ है वो इस चीज़ को, और जो बच्चे भी होते हैं हमारे, जब वो उसको करियर बनाने का सोच रहे होते हैं तो उनके जहन में होता है कि जी मुझे जहाज़ उड़ाना है और ये सारी चीज़ें करनी है, टू नो द डिफरेंट थिंग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एकेडमी पे कितनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? 17 मॉड्यूल्स में हमने एयरक्राफ्ट, जनरल एयरक्राफ्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिस्टम के, वो F7 है, मिराज है, वो एक C-130 है या एक PIA नॉर्मल एयरक्राफ्ट है, हमने उन चीज़ों को हटा के जनरल वो सारी चीज़ें कवर की हैं, विच विल इंक्लूड इंजन। हमने डिफरेंट इंजन लैब बनाई हुई है जिसमें हम उन्हें सारे इंजन की लिमिटेशंस, बिहेवियर्स, उनकी थ्रस्ट फैक्टर, ये सब कुछ बताते हैं। इसी तरह हमारी एयर फ्रेम लैब है, हमने उसमें कंट्रोल सरफेसेस, लैंडिंग एयर सिस्टम, वो सारा डिटेल से बताया। तो बेसिकली ये अयासा मॉड्यूल जो हम पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ से जो ट्रेनी पास आउट होगा, ही वुड बी नोइंग मेजर थिंग्स ऑफ ऑल द सिस्टम्स, वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्ट, इट इज़ फाइटर एयरक्राफ्ट, उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, एक तो ये जहाज़ है जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है, एक और भी आपके पास है? बिल्कुल, हाँ, हमारा वो हैंगर है जहाँ मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट हैं। वी हैव रोटरी विंग, एल्बर्ट है, F7, मिराज, F6, तो वो सारे वहाँ इवन के डी-स्किन्ड एयरक्राफ्ट ही हैं। अच्छा, ये डी-स्किन्ड, ये इसको अगर मैं समझाना चाहूँ लोगों को तो ये क्या चीज़ है? डी-स्किन्ड मीन्स के हमने उस एयरक्राफ्ट की स्किन उतारी हुई है एंड वी हैव पुट ऑन द शीट ऑन इट, जिसमें फाइबर शीट, यानी कि वो एक स्केलेटन है जिसके थ्रू हम सारे जितने भी कंपोनेंट्स लोकेट कर सकते हैं और उनकी मूवमेंट देख। कैन वी सी दैट? एग्जैक्टली। तो आगे चलते हैं। स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स के हैंगर में हम आ गए हैं और ये है मुनीब साहब वो डी-स्किन्ड जहाज। यस, तो ये हमारे पास मिराज एयरक्राफ्ट है, मिराज 3 एयरक्राफ्ट है। ये भी ग्राउंडेड स्टेट में है, हमने ऊपर से स्किन उतार के इसके ऊपर फाइबर स्किन लगा दी है। तो ये हम स्ट्रक्चर्स की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए और कंपोनेंट्स की लोकेशन और इंजन पे जो पार्ट्स लगे हुए हैं, हाइड्रोलिक के, फ्यूल के, उन सब के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा लोगों को देखने के लिए, क्योंकि हम तो एयरक्राफ्ट को बाहर से देखते हैं ना और वो हमें बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है, लेकिन अंदर क्या क्या होता है अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं हम जा सकें और बिल्कुल देख सकें, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से आगाज़ करते हैं इस चीज़ का। तो सबसे पहले ये मुझे बताएं कि ये एयरक्राफ्ट की नोज़ कोन है। सो इट गिव्स डिफरेंट इनपुट्स जो फ्लाइट कंट्रोल्स को जाएगा, फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को, ऑल्टीट्यूड को, और इसी तरह ये पीछे ADC लगी हुई है, तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इनपुट यहाँ आगे से जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर ये कॉकपिट का लेआउट है, ये सारा इंटरनल ऑफ कॉकपिट है जिसमें हमारे डिफरेंट रडार्स, R&S RT के, और ये सारा एवियोनिक्स बे है। अच्छा, वैसे तो हमें बाहर से एक सीट नज़र आती है, बिल्कुल, लेकिन अंदर से ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। यू कैन सी पूरा इस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ से ही सारे इनपुट्स हमारे जाएंगे, सारी इंडिकेशंस बेसिकली, चाहे वो फ्यूल की है, वो हाइड्रोलिक की इंडिकेशन है, और वो सारी इसी कॉकपिट में आ रही होती हैं। फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स के जितनी हमारी इंडिकेशन है वो सारी इधर ही आ रही है। ऑलराइट। अच्छा, अब और अगर हम आगे चलें तो अब ये चीज़, इसको आप क्या? ये बेसिकली हमारा इंजन यहाँ आके स्टैंड बाय होता है, ये इनटेक है ओके फॉर एयर इनलेट, और फिर ये आगे IGVs और हमारा यहाँ से इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन जो हम पीछे से स्लाइड इन करेगा उसका स्टार्टर यहाँ आ गया। सही, बिल्कुल। और हम अगर बिल्कुल पीछे जाए, अच्छा एक चीज़ जो कहते हैं ना कि कई बार हम मीडिया में भी जब हम शूट करते हैं, सबसे जो फैसिनेटिंग जो शॉट लगता है वो जब इसका पीछे का जो बर्स्ट जो आता है उसको आप लोग अपने टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आफ्टर बर्नर। वो जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो कैन वी गो ओवर देयर? ये अभी तो खैर ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, तो सो वी हैव टू टेक ट्रेनीज इनसाइड और उन्हें अंदर लोकेशन दिखाने के लिए ये यूज़ होता है। तो अभी इसका इंजन नहीं है तो। अच्छा, और एक और हम देख रहे हैं कि वो वाला भी F6, दैट्स F6। यस। अच्छा, इसमें भी यही। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमने अंदर इंजन और ये वाले पार्ट्स तो देखें, अब ज़रा लोगों को ये बताएं आप कि ये फ्लैप्स और ये सारी चीज़ें इसको। बिल्कुल,
ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये एरोडायनामिक स्ट्रेंथ के लिए, एरोडायनामिक मनूवरेबिलिटी के लिए एयरक्राफ्ट की। तो ये जो डी स्किन एयरक्राफ्ट है इसमें डिफरेंट रिब्स, स्पार्स और ये सारी इनकी कम्बिनेशन बन के एक विंग बनता है। एक एरोफॉइल होगी, उसकी हम शेप देंगे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, फिर उसमें डिफरेंट रिब्स और स्पार्स बनेंगे टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रक्चर। तो ये सारी उनकी कम्बिनेशन है जो एक विंग बनता है। फिर हम इस पे ये कंट्रोल सरफेस लगाएंगे जो बेसिकली इसको पिच अप, पिच डाउन, रोल एग्जैक्टली। और यॉ पीछे रडर लगा हुआ है वो उन मोमेंट्स के लिए होगा। वो रेड कलर की उसकी बात कर रहे हैं। वो यौम दिफा है, ठीक है। इस मौके पे मुनीब भाई पूरी कौम के जज्बात जो होते हैं ना वो बड़े हाई होते हैं, और हमने ये देखा है कि उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए एयरफोर्स ने हाल ही में एक बार फिर दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, और जब जब ऐसा मौका आएगा तब तक उनको करारा जवाब तो मिलता ही रहेगा। ये बताइए कि एज़ एन ऑफिसर क्या जज्बात होते हैं जब जब यौम दिफा आता है, किन चीज़ों की याद दिलाता है? बिल्कुल, वी हैव टू रिमेंबर द हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारे जितने इंसेस्टर्स हैं या जितने के में भी एक दिन आएगा कि हम उनकी जगह होंगे और में भी वो शहादत हमारे नसीब में भी आए। तो यही चीज़ है, यही जज्बा है। हम ना कि खुद अपने अंदर रखते हैं, वी यूज़ टू इम्पार्ट। जो ट्रेनी आएंगे नए, वी यूज़ टू मोटिवेट देम, वी यूज़ टू एजुकेट देम कि ये होता है और ये मुल्क है जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। Exactly. बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि जहाज़ उड़ाना जो है वो कितना ज़्यादा फैसिनेट करता है लोगों को, लेकिन जहाज़ के बारे में जानना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेना कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स पे हम मौजूद थे। बात करेंगे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जैसे आप देख भी रहे हैं, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग लैब्स है। हमारे फ्यूचर को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया जाता है। लेकिन स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई है कितनी मुश्किल, यहाँ पर पढ़ाया क्या जाता है, स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल होती है या इजीली यहाँ पर पढ़ लिया जाता है। अंदर चलते हैं, क्लासरूम्स का माहौल भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो लोग एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं कितनी मुश्किल उनकी पढ़ाई होती है, क्योंकि बाहर से देखने में तो लगता है जनाब क्या फैंटेसी है, क्या इनकी ज़िंदगी होगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होती है जनाब। तो अंदर चलते हैं, ज़रा देखते हैं, आज पे टाइम दे दें, हमें बताएं कि जनाब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बात कर सकती हूँ आपसे? अच्छा, ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स मैं देख रही हूँ, मैं चाहूँगी कि आप अगर मुझे एक्सप्लेन कर सके ताकि जो नौजवान हमें देख रहे हैं ना और जिनके दिल में ख्वाहिश होती है पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने की, उनको पता चल सके कि कितनी मेहनत और कितनी लगन से काम हो रहा होता है। आ जाए। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये बेसिकली कंसेप्ट हमें जो है जो बताता है वो ये है कि यूरोप में जो है इस तरह का मोस्टली कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। उसमें ये होता है कि फुटपाथ पे जो है लोग आने जाने होते हैं। इट्स लाइक अ फुटपाथ। कंसेप्ट ये दिया कि क्यों ना जो है इसको जो है इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि लोगों ने आना जाना है, डेफिनेटली जो है उनके जो कदम हैं उनसे जो है प्रेशर बिल्डअप होता है। ओके, उस प्रेशर को यूज़ करते हुए जो है वो क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाए। इस पर्पज़ के लिए जो ना यहाँ पे भी जो हमने वो सेम विजन को यूज़ करते हुए, थीम को यूज़ करते हुए यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैं इस पे चलो। हाँ, आप चलें। ओके जी। ये देखिए जनरेशन से जो ना हम जो ना अपना काम चला सकते हैं। काम क्या चला सकते हैं कि आप इसके कंसर्निंग जो ना बैटरीज वगैरह लगाएं, बैटरीज से जो ना आप उसको सेव करें और बाद में भी उसका इस्तेमाल मैक्सिमम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ये न्यू हमारा है, ये हमने न्यू कंसेप्ट दिया है सुनैर का। ओके, सुनैर बेसिकली वैसे तो ये रडार्स को ही कहते हैं। अब रडार्स में ये होता है कि इन केस के इसके सामने कोई हर्डल्स आ जाता है, ठीक है ना, कोई चीज़ आ जाती है, मतलब जैसे ये जहाज़ है, ये एयरक्राफ्ट है, इसको मूव करते हुए जो ना बीच में आ जाता है, तो ये उसको फ़ौरन ही पिक कर देता है। अच्छा, बेसिकली पिकिंग के लिए जो ना हमने ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक आइडिया भी है और पीएफ में ये वैसे ही यूज़ हो रहा है। ये ज़बरदस्त। ये है ऑटोमेटिक फ्लाइटिंग रोबोट। ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था ये है, इसका नाम है ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग रोबोट। कि इन केस के कहीं पे आग लग जाती है और ह्यूमंस नहीं अवेलेबल, तो हमारे पास कुछ ऐसे रोबोट्स होने चाहिए जो उस फायर को डिटेक्ट भी करें और डिटेक्ट करने के बाद वो अपने आप को मूव करवाए और मूव कराने का ये भी इसके रास्ते में कोई हर्डल्स आ जाते हैं उसको भी उस हिसाब से जो ना
मैनेज करें। मैनेज करते हुए जो ना एट पॉइंट एंड पॉइंट पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद जो ना उसने जो आग है, उसको फायर है, उसको जो ना बुझाए, और बुझाने के बाद साथ ही जो ना मैनेज करें। तो इसमें जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, एक तो वो पानी वाली टेक्नोलॉजी है। अच्छा। मतलब हमने इसको मोटर वगैरह दी है, अच्छा। पानी दी है, इसमें यहाँ से स्टार्ट लेना है। हाँ। स्टार्ट लेने के बाद ये यहाँ से मूव करते हो जाता है। इन केस यहाँ पे आग लग गई है, जी। ये डिस्टिनेशन पॉइंट है, जी। उसके 10 सेंटीमीटर्स के पार्ट पे जो है ना वो वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। स्टॉप करने के बाद उसने जहाँ पे उसने आग को डिटेक्ट किया, फौरन ये रिले ऑपरेट कराने के साथ ही मोटर्स को ऑपरेट करा दें। सही है। मोटर जैसे ऑपरेट होगी, पानी वाली मोटर्स की बात, जी 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 बिल्कुल। उसने जो है ना वहाँ पे फायर को बचा रहे। लाइट एयरक्राफ्ट मॉकअप, फ्लाई बाय लाइट का इस तरह कंसेप्ट आप दे सकती हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज होती जा रही है। टेक्नोलॉजी इस तरह चेंज हो जा रही है कि पहले एक वायर्स थी, उसके वायर्स को आपस में कनेक्टिविटी दी जाती थी, उसमें डेटा की जो स्पीड थी वो बिल्कुल लोएस्ट थी। फिर उसके बाद ये थी वो एक छोटी सी वायर थी, जिसके जरिए हम नेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद एक और आ गई जिसके साथ हम केबल वगैरह घरों में यूज़ कर सकते हैं, उसी को एक्सल केबल कहते हैं। अब केबल के बजाय हम जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी को ऑप्टिकल फाइबर पे जो है ना शिफ्ट करना चाहते हैं। वो ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली स्पीड ऑफ डेटा, सही है, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है। तो हमने अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, उसको बेसिकली जो है ना इस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। अच्छा। ये वो वाला कंसेप्ट है, जॉयस्टिक है, आप इसको जो है ना यूज़ कर सकती हैं, आप ओके। इसका मूव कर सकती हैं राइट लेफ्ट। ओके ओके ठीक है जी। ये देख, राइट लेफ्ट, जबरदस्त, बेहतरीन टेक्नोलॉजी। और जनाब या हाँ। पिच मूवमेंट्स का जो है ना, अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, मेहनत नज़र आ रही है, झलक रही है मेहनत। सर ये बताएं। जी, ये है क्वाडकॉप्टर ड्रोन है। हमने एक किस्म का ड्रोन है जो बेसिकली यहाँ से हम ड्रोन, आपको टेक्नोलॉजी का तो पता है, ड्रोन का भी पता है डेफिनेटली, ड्रोन जो है कैसे मूव करना है, फ्लाई कैसे करना है। हम इसको यहाँ से फ्लाई कराते हैं, इसके साथ कैमरे को भी अटैच किया हुआ होता है। ओके। ये बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि एक किस्म का दुश्मन को डिटेक्ट कराने के लिए या अपने एरिया को स्कैन करवाने के लिए जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, लेट्स जैसे कि यहाँ पे एक एरिया दिखाया हुआ है, जी जी, इसके ऊपर हमने इसको बकायदा ये एरियल व्यू जो है ये ड्रोन के थ्रू लिया ड्रोन गया। के थ्रू ही लिया गया है। ओके ओके। साथ ही हमारा जो है समंदर से ये उस एरिया को जो है यहाँ से किया गया है। यानी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए। ये हमारे स्टूडेंट्स ने ही बनाया सारा। अच्छा, माशाल्लाह, काबिल स्टूडेंट्स हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे सारे स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं, और उन्हीं ने जो ना ये तैयार करके ये एक हमारे पास टेक मेला लगता है पासिंग आउट के दिनों में ही। अच्छा। टेक मेले में ही जो ना इन्होंने ये डेमो दिया, डेमोन्स्ट्रेट कराया। ओके ओके ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पे है, इसका नाम है ऑटोमेटेड रिमोट लेज़र टारगेटिंग सिस्टम। जी। एक्चुअली ये होता है कि कोई भी दुश्मन बाहर से आ सकता है, एनिमी आ सकता है, तो इसने ऑटोमेटिकली एनिमी को डिटेक्ट करना, एनिमी को डिटेक्ट करने के साथ ही उसको फायर करना। ये देखिए ओके, ज़बरदस्त जनाब। ये है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, इसने बेसिकली सिक्योरिटी को जो है इनहेंस करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट, और ये भी स्टूडेंट्स आपके मिलके स्टूडेंट ने ही बनाया है। ज़बरदस्त। तो जनाब बड़ी मेहनत है, थैंक यू सो मच सर। अब आप बिल्कुल अपनी क्लास बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बड़ी मेहनत है, और जो मेहनत और जो हिम्मत और जो लगन है वो नज़र भी आ रही है। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। हमने आपको जब पहले हम आपसे बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया कि कितनी मेहनत से वहाँ काम हो रहा है, कितनी लगन से यहाँ काम हो रहा है। ये मेहनत, लगन, हिम्मत और हौसला ही है जो आज हम बड़े सुकून से सो जाते हैं। आज हम कहते हैं कि हमारे जो शाहीन है ना वो फ़ज़ाओं में मौजूद हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जनाब जैसे से आगे बढ़ेंगे बहुत सारी और चीज़ें जो आपके सामने रखेंगे। गफ़ारी क़ुद्दूसी जबरूत, ये 4 अनासर हो तो बनता है मुसलमान। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले हमारे शाहीन उस वक्त सही का कहर बरसाते हैं जब वो अपने परों से ये मिसाइल, ये पेलोड उन दुश्मनों पर दागते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्क्वाड्रन लीडर सुहेल, जो कि ऑफिसर हैं, वेपन ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? सर, वेपन के बगैर कोई भी एयरक्राफ्ट जो जंगी एयरक्राफ्ट है वो ऐसा ही है जैसा कि वो एक कमर्शियल फ़्लाइट है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो डिफरेंट
वेपनरी इस वक्त हमारे सामने लगी हुई है, इसके हवाले से यहाँ स्कूल ऑफ एरोडोनॉमिक्स में पूरी ट्रेनिंग दी जाती, तरबियत दी जाती, कुछ इस हवाले से हमें बताएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे ट्रेनीज़ हैं वो एयासा करिकुलम जब ओवर कर लेते हैं, उसके बाद एक पीएफ एसेंशियल का फ़ेज़ है जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। पहले उनका थ्योरी सेशन होता है, उसके बाद ये हमने एक लैब इस्टेब्लिश किया जो कि वेपन्स ट्रेनिंग स्टोर के नाम से लैब है, जहाँ पे उनको ला के हम हमारे पास जो डिफरेंट स्टोर्स हैं उनके बारे में हम उन्हें बताते हैं कि इनकी बेसिक वर्किंग क्या है, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द सेफ्टी प्रिकॉशंस, बिकॉज इन वेपन्स योर फर्स्ट मिस्टेक वुड बी द लास्ट मिस्टेक। बिल्कुल। तो ये उनके अंदर जो है इनकलकेट करना होता है हमने, ताकि ये उनकी एक सेकंड नेचर बन जाए। वेन एवर दे कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ वेपन्स, तो उनको ये क्लिक कर जाए कि हमने अपनी बेसिक ट्रेनिंग में ये चीज़ पढ़ी थी, इसके बारे में ये वार्निंग्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, पहले हमने उन्हें फॉलो करना है और उसके बाद हमने आगे फर्दर उसके प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो अब तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जनरल पर्पस बॉम्ब्स हैं। यहाँ हमने ये सारा डमी स्टोर है, ट्रेनिंग स्टोर है, लाइव स्टोर नहीं है। इसमें जनरल पर्पस बॉम्ब्स हैं हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं। जनरल पर्पस जब आप कहते हैं तो उससे क्या मुराद है? उसमें हमारे पास बॉम्ब्स हैं जो कि मार्क 82, 83, 84। एक्चुअली तो ये अमेरिकन वर्जन है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इसको हम खुद बना रहे हैं इंडिजिनस। जी। तो जनरल पर्पस के बाद हमारे पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस है। प्रिसीजन का मतलब ये है कि इसमें ये है कि वो जो निशाना है वो बिल्कुल एक्चुअल पिन पॉइंट होगा, उसमें लेफ़्ट राइट नहीं जाके हिट करेगा। जो आपका टारगेट है उसके बाद वो आप उसे लॉन्च करेंगे इन टर्म्स ऑफ मिज़ल, वो आपका जो स्टोर है वो उधर ही जाके हिट करेगा। देन वी हैव गाइडेड वेपन्स, जिसमें हमारे पास जो है वो मिज़ल कैटेगरीज आ जाती हैं। तो हमारे पास अमेरिकन है, चाइनीज़ हैं, एंड देन कुछ हमारे पास फ्रेंच मात्रा वर्जन भी है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंड ऑफ वेपन्स, जिसमें हमारे पास चाइनीज़ वर्जन है। अच्छा, ये स्टैंड ऑफ से क्या मुराद? स्टैंड ऑफ में ये है कि आप दूर से हिट कर सकते हैं, अपने टारगेट को लॉक करते हैं एंड देन यू फायर एंड फॉरगेट। वो जो हमारा स्टोर है, वेपन है, वो इट ट्रेवल्स जस्ट लाइक एन एयरक्राफ्ट, जिसमें हमारे पास रेंज एक्सटेंशन किट जो है, ये एक ऐसी किट है जो कि हम जनरल पर्पस बॉम्ब पे लगाते हैं एंड देन इट बिकम्स फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। और आप इसको जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज है वो आप सेट करते हैं टारगेट की लिहाज से, और उसके बाद आप इसे फायर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट पे ही जाके लगता है। बिल्कुल। इन जो हमारी वेपनरी है, इन पे हम ट्रेन करते हैं, क्या क्या कौन कौन से वेपन हैं? स्टार्ट में जैसे मैंने एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, हमारे पास जो है वो फ्रेंच वर्जन के ये मिज़ल्स हैं। ठीक है। देन वी हैव सम अमेरिकन मिज़ल्स, ये सब गाइडेड वेपन की कैटेगरी है। देन फर्दर वी हैव, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन भी है हमारे पास। ये एक ख़ास किट होती है, कंप्यूटर कंट्रोल गाइडेंस किट है। ये बॉम्ब के आगे लग जाती है, इसी तरह की एक पीछे होती है। तो ये बिल्कुल इसको एक्यूरेसी 100% प्रोवाइड कर देती है। अदरवाइज़ विदाउट दिस जो हमारे पास किट है, वो बॉम्ब में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लेफ़्ट राइट थोड़ा बहुत हो जाए। इस किट के साथ ये है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट अपने टारगेट को जाके हिट करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन। ना लेफ्ट ना राइट, सीधा टारगेट। इसमें हम जो एनिमी की ऑपरेटिंग सर्विस है, विच इज़ एक्चुअली रनवे, इसे हम रनवे के ऊपर ड्रॉप करते हैं। इट एक्चुअली हिट्स द रनवे एंड देन गोज़ इनटू द रनवे, इनसाइड द रनवे, ज़मीन के नीचे जाता है। उसके बाद ये एक्सप्लोड करता है, तो वो पूरा रनवे जो है अच्छा खासा उसका एरिया बिल्कुल डैमेज हो जाता है, जिसके बाद वो फ्लाई नहीं कर सकता, एनिमी का जहाज़ नहीं उड़ सकता, फ्लाई नहीं कर, यानी कि आपने उसको पैरालाइज कर दिया। एब्सोल्युटली। ठीक है। एंड दिस इज़ द जनरल पर्पस बॉम्ब डमी स्टोर मार्क 82। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ दी 30 mm डेफा गन, जो कि मिराज एयरक्राफ्ट पे यूज़ होती है, और इसको हम एयर टू एयर डॉग फाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो सर, ये वो तमाम तर ताकत है जो एक जहाज़ को जंगी जहाज़ बनाती है। बिल्कुल। आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यौम फ़िज़ाइया है, आज के ही दिन 1965 में हमने एक बहुत रिमार्केबल विक्ट्री हासिल की थी। मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स एज एन ऑफिसर। 6 सितंबर का मौका जब भी आता है तो हमें याद दिलाता है कि 1965 में हमारे शाहीनों ने, हमारे हवाबाज़ों ने दुश्मन को कैसे नाकों चने चबुआए थे। तो इससे ये है कि हमें मोटिवेशन फ़ील होती है। उस मोटिवेशन के साथ साथ फिर ये है कि प्रैक्टिकली हमने जो अपने टास्क करने होते हैं टू मेक द एयरक्राफ्ट रेडी एवरी टाइम, उसमें ये मेंटेनेंस जो हमारा क्रू आता है उसकी जो ट्रेनिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर हेयर फॉर देयर बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग
उसमें हम उन्हें एकेडमिक सेशन में उनके कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ लैब्स में ला के उनको प्रैक्टिकली हम चीज़ दिखाते हैं कि हाउ इट लुक्स लाइक, what is the working principles and what are the safety precautions which are to be followed in maintenance of the weapons. स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स से हमने आपको मुकम्मल तौर पर आगाह किया कि किस तरीके से ट्रेनिंग्स को यहाँ पे लाया जाता है, डी-स्किल्ड जहाज़ पे पूरे तरीके से उन्हें ब्रीफ किया जाता है और वेपनरी सिस्टम के हवाले से भी पूरी तरह उन्हें यहाँ पे सिखाया जाता है। तो जनाब एक और क्लासरूम में मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर सब स्टूडेंट्स ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि इसके थ्रू वो सीख रहे हैं कि जहाज़ कैसे उड़ाते हैं। अब आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि जनाब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपकी क्लासेस हो रही है, हेडफोन्स क्या हो रहा है यहाँ पर? तो जनाब हमारे साथ आसिम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बात हो सकती है? मैंने तंग नहीं किया होगा यकीनन। जी डेफिनेटली, वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू वेरी वार्म वेलकम इन लैंग्वेज लैब SOE। ये फिर मैं नहीं करूँगी क्री। मैडम ये इंग्लिश लैंग्वेज लैब है जहाँ पे हम अपने एरो अप्रेंटिसेस को जो इंग्लिश के बेसिक्स 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए करवाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हम कंप्लीट कोर्स करवाते हैं वो है अयासा। अच्छा, अयासा। अयासा जी, अयासा जो है वो कोर्स का नाम जी। तो ये एविएशन इंडस्ट्री के रिलेटेड है, तो ये कंप्लीट कोर्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट इंडस्ट्री। और एरो अप्रेंटिसेस they are full of confidence in English speaking. So this is a decorum where we improve their pronunciation, their fluency, their sentence structure, you can say grammar, etc. ओके ठीक है। अब लग रहा है कि मुश्किल क्लास है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाहर के ममालिक से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उनकी भी ट्रेनिंग है यहाँ पर, ये सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? जी जी, फॉर श्योर हमारे पास जितने भी अलाइड एंड फ्रेंडली कंट्रीज़ है वहाँ से ट्रेनिंग्स आते हैं, लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, जॉर्डन, नेपाल, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये हमारे पास आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास अभी श्रीलंकन मौजूद हैं इस सेशन में, तो ठीक है, इन कंट्रीज आते हैं। अच्छा, और ये ट्रेनिंग सेशन जो होता है ये कितना टाइम का होता है? लाइक मंथ्स पे होता है, ईयर होता है, कैसे होता है? ये 2 साल का पूरा 2 साल का होता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चा फुल अंग्रेजी होता है? जी हो। ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बड़ी ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है जब आप फील्ड में जाएंगे, प्रॉपर काम करेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आप उतना स्ट्रॉन्ग अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूदा स्टूडेंट्स को आगे आने के लिए कितनी अच्छी ट्रेनिंग और कितनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग और कितनी मेहनत से उन पर काम हो रहा है, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमारी वो नौजवान नस्ल जो कि आना चाहती है, पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती है, उनको पता चले कि मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत की जाती है तभी अच्छा फल मिलता है। तो जनाब आगे चलते हैं, देखते हैं मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको अपने कैमरे की नज़र से दिखा सकते हैं। क्योंकि पाक फ़िज़ाइया का ये एक खासा रहा है कि वी आर सेकंड टू नन, इसलिए तरबियत भी सेकंड टू नन होनी चाहिए। तो हम ऐसे ही एक सिमुलेटर के पास मौजूद हैं सुहेल साहब, तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि सिमुलेटर पे किस तरीके से तरबियत दी जाती है। तो सुहेल साहब ज़रा बताएं कि ये सिमुलेटर क्या है, और मैं देख रहा हूँ कि फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी, ये क्या टेक्नोलॉजी है? जी बिल्कुल, ये जो सिमुलेटर है इट इज़ कॉल्ड फ्लाई बाय वायर सिमुलेटर। फ्लाई बाय वायर का मतलब ये है कि जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी होती थी, पुराने एयरक्राफ्ट थे, उनके ऊपर कंट्रोल सर्फेसेस टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग फ्लाइट, उसमें जो एयरक्राफ्ट था उसे आप लोग जो है वो कंट्रोल स्टिक के बाद जो कंट्रोल सर्फेसेस हैं वो मैकेनिकली कंट्रोल होती थी, प्रॉपर एक लिंकेजेस जा रहे होते थे जो कि आखिरी जो ऑपरेटिंग सरफेस है उसको मूव करवाते थे। फ्लाई बाय वायर में ये चीज़ है कि जो कंट्रोल स्टिक है दैट इज़ मैनुअल, वहाँ से आगे जो कंट्रोल सरफेस तक का एरिया है दैट इज़ एक्चुअली कंट्रोल नाउ इलेक्ट्रिक वायर, उसमें वायर बिछा दी गई हैं। आगे फर्दर एक एक्चुएटर है जो कि उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड अल्टीमेटली द कंट्रोल सरफेस मूव्स विच इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये अभी आपको जो ट्रेनिंग्स नज़र आ रहे हैं, जो एकेडमिक सेशन में इन्होंने पढ़ा है अभी अयासा करिकुलम में, उसकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है वो इस सिमुलेटर में कंडक्ट की जाती है। ये सिमुलेटर हमारे PF के ही एक डेपो हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया है। अच्छा, इंडिजिनसली ये डेवलप्ड बाय एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद डेवलप किया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट की कॉकपिट है
जिसमें पायलट लेट्स सपोज बैठे हुए हैं, इट इज़ एक्चुअली या सिमुलेटर। यहाँ पे आगे जो जिस तरह एक्चुअल एयरक्राफ्ट में डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले शो किया गया है, कुछ गेजेस शो की गई हैं जिसमें उसकी हाइट है, स्पीड है, और फर्दर जो है वो आगे एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है, एंड अल्टीमेटली द डिस्प्ले इज़ बीइंग शोन ऑन द प्रोजेक्टर। मतलब यहाँ पे ये जो भी मूवमेंट करेंगे कंट्रोल स्टिक की, वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे कंट्रोल सरफेस मूव होती हुई नज़र आएगी और एयरक्राफ्ट मूव होता हुआ नज़र आएगा। जनाब, डिसिप्लिन किसी भी फौजी की ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा होता है। डिसिप्लिन के बगैर मुझे लगता है कि हमारे फौजी भाइयों की ज़िंदगी नामुकम्मल सी होती है। सोने, उठने, बैठने, जागने, खाने पीने, हर एक चीज़ में डिसिप्लिन का शदीद ख्याल रखा जाता है। अगर डिसिप्लिन है आपकी ज़िंदगी में तो कहा यह जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन इंसान हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हमारे वो नौजवान जो कि अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हैं। इस वक्त खाने का टाइम है, मिन्हास मेस में मैं मौजूद हूँ। आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरह से डिसिप्लिन है और किस तरह से SOPs हो जाएँ, या फिर खाने को किस तरह से खाना है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना कि खाना किस तरह से खाना है। तो ये तमाम चीज़ें मिन्हास मेस में हम आपको जाकर दिखाएंगे। अभी हमारे भाई जो हैं वो अंदर जाएंगे, बड़े डिसिप्लिन से बैठेंगे भी और बड़े डिसिप्लिन से खाएंगे। तो महक ने तो आपको दिखाया कि किस डिसिप्लिन से तमाम तर ट्रेनीज़ जो है वो मेस के अंदर जाके बैठे। तो ये ट्रेनी मेस के जो इंचार्ज आप कह सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सर अली, जो एक ट्रेनी है, जो एक कैडेट है, वो जब हम देखते हैं कितने डिसिप्लिन के साथ अंदर जाता है और बड़े, तो आप लोग उसकी जो मेन्यू है उसमें उसको किस तरह केटर करते हैं? तो जो मेन्यू इनका बनता है वो हम इनकी डेली की जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख के हम इसको बाकायदा डिज़ाइन करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और इनको फिर हम सर्व करते हैं उसके ऊपर। यानी कि उनके जितने दिन भर का जितना भी उनका न्यूट्रिएंट लॉस है उसको कवर अप करने के लिए वो सारी चीज़ उसको कवर अप करने के लिए हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वो ज़बान के टेस्ट से बढ़ के जो उनकी जो फिज़िकल बॉडी नीड है उसको फिर उसको केटर करने के लिए। अच्छा, ये भी जी कहा जाता है कि जो मेस में जो है ना जितने भी डिसिप्लिन से बैठते हैं तमाम तर कैडेट्स, तमाम तर ट्रेनीज़, वही डिसिप्लिन उनको आगे कैरी करता है। तो यहाँ भी डिसिप्लिन बनाना बड़ा ज़रूरी काम। मेस में भी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रेनी, एक सोल्जर की लाइफ में डिसिप्लिन ही उसका असल असास है। सो हम मेस में भी इंश्योर करते हैं इनके डिसिप्लिन को, और हम कोशिश करते हैं कि जैसे ये रूटीन में अपनी बाकी एक्टिविटीज़ डिसिप्लिन के साथ गुजारते हैं। और जब आप खाने की टेबल पर बैठते हो तो वो भी बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली वैसे ही। थैंक यू सो मच अली साहब, थैंक यू सो मच। पूरे दिन की इतनी विगरस ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पीटी और स्पोर्ट्स की क्या ज़रूरत है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। पहले देख लेते हैं कि हमारे ट्रेनीज पीटी किस तरह करते हैं। वतन मुझे है अपनी जान से प्यारा। हर शोबे में हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे में पाक फ़िज़ाइया इस चीज़ को इंश्योर करती है कि वो अपने कैडेट्स और अपने ट्रेनीज़ के लिए भी इसका भरपूर इंतज़ाम करे, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ही सेहतमंद माशरा बनाता है और खेल इस इंसान को सेहतमंद बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो जनाब, एक और मोनूमेंट के सामने मैं मौजूद हूँ और ये मेरे बैकग्राउंड में आप जो मोनूमेंट देख रहे हैं इसकी बड़ी ही खसूसियत है, बड़ी ही अहम बात है। इसकी हर एक दीवार पर पाकिस्तानी शाहीनों का जो बेमिसाल किरदार रहा है उसकी बात की गई है। एक दीवार पर 1965 में पाकिस्तानी शाहीन किस तरह से दुश्मन पर लपके और किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे किए उसके बारे में बताया गया, और एक दीवार इस लिहाज से बड़ी अहम
पैगाम है कि उसके ऊपर ये बताया गया है जनाब कि किस तरह अभिनंदन को शिकस्त दी गई है। जी हाँ, अभिनंदन का वाक़या हमारे दिलों से निकल नहीं सकता। किस तरह से हमारे शाहीन अभिनंदन को दबोच लाए थे, जिस तरह से ये इस वक्त आप चील देख रहे हैं इस मोनूमेंट में बनी हुई है, उसी तरह से इन्होंने दबोचा और उसके बाद अभिनंदन को दुनिया के सामने मिसाल इस तरह से बनाया कि हमने जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन को रिहा भी किया। तो ये है पाकिस्तान एयरफोर्स की शान, पाकिस्तान एयरफोर्स की इज्जत और पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की हमाकत की है, लेकिन भारतीय फिजाइया शायद भूल गई है कि उसने किस कौम और किस फिजाइया को ललकारा है। थोड़ी देर में इस भारतीय तैयारे का तो भरकस निकल जाएगा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा। तो चलिए हवाओं की दोष पे आपको दिखाते हैं पाक फिजाइया के शाहीनों ने कब कब कहां दुश्मन को हवा बुर्द कर दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुख्तार अहमद डोगर, 1948, वक्त सुबह 7 बजे, मकाम चलास, मिशन सामाने रसद पहुंचा। डोगर टू ATC हमने सप्लाई एरिया में पहुंचा दी है, अब हम वापस आ रहे हैं। ये IAF टेम्पेस्ट है, अपना जहाज मोड़ो और करीबी भारतीय बेस की जानिब अपनी डायरेक्शन करो, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। मिशन accomplished। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम, 1965, वक्त सुबह 8 बजे, मुकाम सरगोधा, मिशन सरगोधा एयरबेस का दिफा। दुश्मन के 2 जहाज नजर आ रहे हैं, मुझे आगे जाना होगा। दरिया चनाब कबूल कर लिया है। यहाँ दुश्मन के और भी तैयारे नजर आ रहे हैं। ये 4 तैयारे हैं। मिशन accomplished। स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद, 1965, वक्त सुबह 10:30 बजे, मकाम गुरदासपुर, भारत, मिशन असलहा ट्रेन की तबाही। पायलट टू ऑल एयरक्राफ्ट, हम गुरदासपुर के पास पहुंच रहे हैं। हमें उस ट्रेन पर नजर रखनी है जिसमें दुश्मन के लिए असलहा जा रहा है। ये तो एक एमओ ट्रेन है, इसमें दुश्मन का असलहा और गोलियां भरी पड़ी हैं।
मज़ीद बोगियाँ भी हैं, धुएं की वजह से मुझे नज़र नहीं आ रही। मिशन अकम्प्लिश्ड। विंग कमांडर सैफुल आजम 1967। वक्त सुबह 11:30 बजे। मुकाम मफरक एयरबेस उर्दन। मिशन इसराइली हमले की पसपाई। रडार कंट्रोलर, क्या पोजीशन है? 4 bogies ahead, 4 bogies ahead. एहसान, यू गो आफ्टर द राइट विंगर, मैं बाकी के 2 जहाज़ों को देखता हूँ। मिशन अकम्प्लिश्ड। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी 1974। वक्त दोपहर 2 बजे। मकाम गोलान पहाड़ियां। मिशन इसराइली तैयारों की तबाही। मेरे पीछे इसराइल के 2 मिराज तैयारे हैं। मैं अपनी स्पीड 0 कर रहा हूं। मिशन अकम्प्लिश्ड। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। वक्त सुबह 11 बजे। मकाम आजाद कश्मीर। मिशन भारतीय दरअंदाजी का दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा साजिद साहब, हम जब यहाँ आए तो हम ये सोच रहे थे कि यहाँ तो फायर हो रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी हो रही है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे पाक फ़ज़ाइया हमारी जैसे फ़ज़ाई सरहदों की निगरानी करती है, वैसे ही ज़मीनी दुश्मनों को से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। जो वेपन है ये G3 वेपन है, इसकी हम स्ट्रिपिंग भी करवाते हैं, स्ट्रिपिंग और असम्बलिंग करवाते हैं, ताकि कोई इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या कोई पार्ट्स का डैमेज आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए, ताकि ये ट्रेनिंग जो हैं इस काबिल हो सकें, वो उसको स्ट्रिप कर सकें, उसको उसमें डैमेज जो है उसमें रिमूव कर सकें और उसको दोबारा संभल करके फायरिंग के लिए रेडी कर सकें। अच्छा, यहाँ पे हर टर्म के जो ट्रेनिंग्स है वो यहाँ पे आते हैं, तो ये बताएं कि इस वेपन से एक वक्त में कितने जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है? ये बेसिकली G3 जो वेपन है सर्विस पर्सनल वेपन है। हर ट्रेनिंग जो है अपना अपना उसका वेपन होता है, उसके साथ वो ट्रेनिंग भी करता है, उसको उसके स्ट्रिपिंग के बारे में, असम्बलिंग के बारे में, उसकी मुख्तलिफ जो फायरिंग पोजीशन है उस पोजीशन पे उसको फायरिंग की तरबियत भी दी जाती है, उसको बताया भी जाता है और उसके मुताबिक ट्रेनिंग किया जाता है। कितनी फायरिंग पोजीशंस होती हैं इसमें? 4 पोजीशन है इसमें लाइन पोजीशन भी है, यील्डिंग पोजीशन है, स्ट्रिपिंग है और स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, तो पहले असेंबल करके देखते हैं कि कितनी जल्दी हमारे जो ये जवान है वो एक वेपन को तैयार करते हैं और उसके बाद फिर हम फायरिंग का भी मुजाहरा देखेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग टू चेक एनी ब्रेकेज और मैकेनिकल ब्रेकडाउन इन द वेपन, टू रिमूव द ब्रेकेज और एनी डैमेज पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सेफ्टी प्रिकॉशन, कॉक द राइफल ट्वाइस, फायर इन सेफ डायरेक्शन, चेंज द सेफ्टी कैच 2S। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ये रिटेनिंग पिन है इसकी, ये रिमूव करेंगे और इसमें ये सेफ्टी, इसमें जो स्लॉट है बट ग्रुप में, इसमें डालते जाएंगे और साथ ये काकिंग हैंडल को इसको काक करेंगे, काक करके साथ ही ये बोर्ड असम्बली इसकी ये बाहर आ गई और उसके बाद ये पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना।
मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जब जब हम पाक अफवाज की कुर्बानियों की बात करते हैं तो हमारी जहनों में वो सरहदें आती हैं जहाँ पर हमारे बेटे सीना सपर डट कर खड़े हैं। ऐसे में हमारी बेटियां भी किसी से पीछे नहीं हैं, हमारी बहनें भी किसी से पीछे नहीं हैं। हमें याद है कि जब मरियम मुख्तियार उन्होंने भी जब जाम शहादत नोश किया तो उसके बाद किस तरीके से पूरी कौम ने उनको सलाम पेश किया, और ऐसी ही एक हमारी बहन फ्लाइट लेफ्टिनेंट महानूर फरजंद हालिया उनकी शहादत हुई। और यकीन जाने कि जब ये ख़बर आई तो एक बार फिर अफसोस तो होता है दिल में कि हमारी एक बेटी जो कि पाकिस्तान धरती की हिफाजत कर रही थी, सर्व कर रही थी, वो इस दुनिया से गई। लेकिन दूसरे ही पल हम फ़ख्र से दुनिया को बताते हैं कि वो दुनिया जो हमें सवालिया निशान से देखती है, जो हम काम करते हैं अमन के लिए, जो हमारे एंडीवर्स हैं, जो हमारी कोशिशें काविशें हैं, बजाय उनको गर्दानने के वो उस पर जब मुँह फिरते नज़र आती है तो फिर हम फ़ख्र से ये चेहरे दुनिया के सामने सजाते हैं। फैसल, जैसे हम बात करते हैं 6 सितंबर की, तो हम एक सरहदी जंग की बात करते हैं, लेकिन जब हम महानूर का जिक्र कर रहे हैं तो वो उस जंग में मौजूद थी कोविड, जो कि हम पिछले 1-2 सालों से लड़ते आ रहे हैं, पूरी दुनिया जिससे लड़ रही है। और जनाब वो जिस तरह से उन्होंने इस माहौल में भी काम किया है, आवाम की खिदमत की है, आवाम को सर्व किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब बेटियां या बहनें इस तरह की कंडीशन से गुजर रही थी तो घर वाले सबसे पहले कहते हैं कि नहीं, अपने आप को आइसोलेट कर लो, बाहर नहीं निकलना, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। लेकिन सलाम है उस माँ को जिसने इजाज़त दी, सलाम है उस शौहर को जिसने इजाज़त दी, और सलाम है उन बहन भाइयों को जो कि साथ हिम्मत बन के खड़े रहे। तो हमारे साथ वो सब मौजूद हैं, महानूर की फैमिली मौजूद है, उनके फादर, उनकी मदर, बहनें, ब्रदर और उनके हस्बैंड। तो सबसे पहले सर आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी वालेकुम अस्सलाम। जब बेटी होती है ना उसको हम कहते हैं कि जी डॉक्टर और ये, लेकिन जब इस ऐसे ख़ानदान की जिसकी नस्लों में पाकिस्तान की हिफाजत रची बसी है, जब इस ख़ानदान की पहली बेटी रैंक लगाती है, यूनिफॉर्म पहनती है, बतौर बाप सीना कितना चौड़ा होता है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मिली जज्बा हम में सब में पाया जाता है, और ये हमें लेगेसी मिली है अपनी फैमिली की तरफ से। मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी बहन या भाइयों में से कोई एक आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे, लेकिन परहैप्स ये मेरे हिस्से में आया, और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आर्म फोर्सेस को दे। और कुदरती तौर पे फ़्लाइट लेफ्टिनेंट महानूर ने बचपन से ही अपना ट्रेंड जो है वो आर्म फोर्सेस की तरफ रखा। ख़ास तौर पे मेडिकल की तरफ जब वो गई तो उसका पहले दिन से फोकस था कि मुझे जहाँ पे भी मौका मिलेगा, ख्वाह वो नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, कहीं भी, तो मैं इंशाल्लाह ज्वाइन करूँगी। और बड़ी हिम्मत और बड़ी हौसले वाली बात होती है कि माँ बाप इजाज़त भी दे देते हैं, वरना अक्सर माएँ ना इनसिक्योर सी हो जाती हैं माँ जी कि नहीं नहीं बेटा नहीं जाना, रहने दो, घर में रहो, घर में रह के करो। मुझे भी बहुत शौक़ था कि मेरी बेटी फोर्सेस में जाए। डॉक्टर तो बन गई है लेकिन फोर्सेस में जाए वो। तो मैं हज पे गई हूँ तो मैंने वहाँ पे दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह मेरी बेटी फोर्सेस में जाए। कभी भी बिल्कुल भी वो जो है ना, एक होता है ना डिमांडिंग, कभी उसने एक डिमांड नहीं किसी चीज़ की। जो अम्मा ने कह दिया बस वो करना है। ये तो वालिदैन से हमने महानूर की बात की। अब जो बहन भाइयों का एक जो बॉन्डिंग होती है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है, और स्पेशली बहनों की बहनों से और भाई की बहन से। और जब एक भाई हो ना तो वो फिर या तो भाई बड़ा फरमाइशी हो जाता है या फिर वो बहनें जो होती हैं ना तीनों, वो भाई की बड़ी लाडली हो जाती है। तो महानूर के भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपका खुद ताल्लुक नेवी से है। जी जी बिल्कुल। महानूर के साथ मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जिस तरह वो मेरे साथ हमेशा मेरी ज़िंदगी में मुझे हर स्टेज पे सपोर्ट करती रही, और यहाँ तक कि जब मैं अपनी मिलिट्री के लिए तैयारी कर रहा था, ISSB के लिए तैयारी कर रहा था, तो तब भी उसने मुझे पीछे नहीं छोड़ा। मेरे साथ वो बैठी, उसने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया, हम दोनों एक ही जगह पे बैठते थे, वहाँ हमने तैयारी शुरू की, और अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी, और वो मेरे से पहले एकेडमी ज्वाइन की उसने। तो ज़िंदगी के हर स्टेज में मैं उससे मशवरा लेता था, और वो मुझे हमेशा एक अच्छा, मुखलिसाना और सिंसियर मशवरा देती थी। तो यकीनन ऐसी फर्माबरदार औलादें ही होती हैं, और ये औलादें, ये बेटे, ये बेटियां यकीनन इसी मिट्टी की जिसको कहते हैं ना प्रोडक्ट हैं,
और ये मट्टी जिससे हम जुड़े हुए हैं, ये मट्टी तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से के लिए कुर्बानी और एक दूसरे से प्यार करने का दर्ज देती है। हमारे साथ महानूर शहीद के हस्बैंड भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या आप कहेंगे, क्योंकि बतौर हमने देखा बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो एक प्राइड तो थी, जो आपकी खातून खाना है वो ना सिर्फ ये कि एक ऑलरेडी एक नोबल प्रोफेशन में है, बल्कि उससे भी बढ़ के वो मुल्क को भी सर्व कर रही हैं। तो क्या आप लोगों की गुफ्तगू होती थी, क्या वो आपसे शेयर करती थी मुल्क को लेके, वतन को लेके, उनके क्या एस्पिरेशंस थे? महानूर की जो एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी थी वो ये थी कि एक परफेक्ट बैलेंस प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, जो कि मैंने आज तक किसी के साथ नहीं देखा। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि आप जो भी उससे गुफ्तगू करें, जो भी बात करें, मुस्कुरा के बात करना, तमीज़ से बात करना, इज़्ज़त से बात करना, तो वो ये बैलेंस उसका थ्रू आउट रहा। महानूर की ये खूबी थी कि अगर वो किसी दिन हाफ़ डे ऑफ भी ले लेती थी तो वो घर में उदास बैठी होती थी। मैं पूछता था क्या हुआ, मतलब आपको तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। उसने कहा आज मैंने रेस्ट किया है तो ना जाने कितने पेशेंट्स होंगे जो तकलीफ़ में आए होंगे और मैं उनको ट्रीट नहीं कर सकी। तो वो इतनी उसके अंदर एक दिल के अंदर एक एम्पैथी थी दूसरों के लिए कि वो घर में बैठी हुई अपनी तकलीफ़ को छोड़ के वो दूसरों का ख्याल रखती थी, दूसरों के बारे में सोचती थी। हकीकत है, मैं ऐसी नहीं कह रहा, बट हकीकत ये है कि वो ऑफिस से वापस आके थकी हुई होती थी और पहली चीज़ मुझसे आके ही पूछती थी आपको मैं कोई चीज़ बना दूँ, कोई चीज़ आपने खानी है, चाय, कोई चीज़ आपको चाहिए। और ये भी चीज़ उसकी यूनिक थी कि शी वाज़ अ गुड वाइफ, अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर एंड अ वेरी गुड कुक एज़ वेल। खाने में बहुत अच्छा उसने ऐसी सी डिशेस बनाती थी जिसका मुझे आइडिया भी नहीं होता था। ख़ुद से मुझे बताती थी कि आज मैं एक स्पेसिफ़िक पाई बनाऊँगी, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या चीज़ें, आई डोंट नो, नन ऑफ अस नो। वो हम सरप्राइज़ होते थे, इतना टेस्टी खाना आप कैसे बना लेती हो। तो महानूर की बहनें मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बहन थी महानूर आपकी, और माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे आपके अम्मा अब्बा ने भी बताया कि फर्मा बरदार और हर किसी से हम्बल से पेश आना, डाउन टू अर्थ। आप भी वैसे ही हैं? उस जैसी तो नहीं, कोई नहीं हो सकता, सही बात है। वो बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक, बहुत इरिप्लेसेबल बंदी थी। मतलब उसकी जो पर्सनालिटी थी वो हम तीनों से बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट किस्म की इंसान थी वो। यानी गुस्सा नहीं आता गुस्सा नहीं, थोड़ा सा बॉसी एटीट्यूड था, थोड़ा सा बॉसी, क्योंकि सबसे बड़ी थी तो थोड़ी हमें समझाना, अच्छे मतलब बहुत अच्छे मशवरे देना और हर लिहाज से हमें मोटिवेट करना कि अब हम दोनों बहन भाई तो बन गए हैं कुछ, पर अब तुम दोनों की बारी है कि अब तुम दोनों कुछ बनो। और आर्मी फोर्सेस और ऐसा इरादा भी है आपका? ज़रूर, मेरा है, आर्मी में है मेरा इरादा कि इंशाल्लाह MBA के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर अप्लाई करूँगी। लेगेसी को आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? ज़रूर, इंशाल्लाह यकीनन। और यही वो जज्बा होता है हमारे अंदर कि हमारे घरों से कहा जाता है ना कि अगर एक शहीद का जनाजा उठता है तो उस घर में यकीनन अफसोस तो होता है, लेकिन वो एक तरह की मोटिवेशन भी होती है कि मॉडल बन जाता है, रोल मॉडल बन जाता है। जिस वतन ने हमें सब कुछ दिया, जिस मुल्क ने हमें नाम इज़्ज़त पहचान दी, उस मुल्क की खातिर हम हर तरह की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। तो महानूर की सबसे छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ी महानूर से मिल भी रही हैं। हाँ, क्योंकि सबसे छोटी हैं तो लाडली भी होंगी बहुत ज़्यादा। तो कुछ उनकी यादें हमारे साथ शेयर करें। महानूर बाजी की एक जो सबसे अच्छी याद कि वो मतलब मुझे हमेशा, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मुझे हमेशा अच्छे रास्ते पे चलाना, मुझे बताना कि इस तरह नहीं, इस तरह करो। जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें MBBS में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो किसी की ना सुनो, बस अपनी सुनो, जो तुम चाहती हो वो करो। और फिर इंशाल्लाह मेरा भी आगे यही प्लान है कि इंशाल्लाह एयरफोर्स में जाने का एज एन इंजीनियर। वो एज ए मेडिकल में गई तो इंशाल्लाह इंजीनियरिंग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जी, इंशाल्लाह एरोनॉटिकल या इंशाल्लाह बहुत मेरा प्लान है। अच्छा, जो छोटी बहनें होती हैं ना, वो सारे बहन भाइयों की बड़ी लाडली होती हैं। सही बात। तो महानूर बाजी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है कि महानूर आप ही होती तो यहाँ ये गाइड करती, ऐसे कहती, मुझे ऐसे कहती? वो मैं सबसे, क्योंकि छोटी हूँ तो वो मुझे अक्सर डांटा भी करती थी कि भाई इस तरह नहीं, मुझे ये करो, मुझे जो है वो। हाँ, तो आप छोटे होने का फ़ायदा उठाती होंगी ना? हाँ, फ़ायदा उठाती थी, शॉपिंग पे लेके जाती थी। लोग देख रहे हैं इस वक्त हमें टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू। उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारा ये गुफ्तगू करने का मकसद
सिर्फ ये नहीं कि हम इन शहदा की कहानी बयान करें, इनकी फैमिली से आपको मिलवाएं, बल्कि इनसे सीखें भी और आपके लिए भी मशले राह बने, ताकि वो लोग जो घर पे बैठ के हदफ तनकीद करते हैं, बिल्कुल करें, यकीनन हक़ है, लेकिन वो एक दिन उस जगह पे रह के देखें कि जिन जगहों पे ये ड्यूटी होती है, वो एक दिन इस सरहदों पे खड़े हों जहाँ पे शदीद गर्मी होती है, जहाँ तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, लेकिन उन सबको बालाए ताक रखते हुए हमारे जवान सरहदों पे भी मौजूद हैं, हमारे जवान फ़िज़ाओं की भी निगरानी कर रहे हैं, और हमारे ये बहादुर फ़ौजी जो है वो हर तरफ जहाँ जहाँ आपको वतन की हिफाजत की बात होगी वो नज़र आएगी। हम आपसे रुख्सत लेना चाहेंगे, क्योंकि होता ही है ना कि जब रूहानियत वाली बात होती है तो न जाने कैसा माहौल बन जाता है। हम मानूर शहीद की बात कर ही रहे हैं और अब्र रहमत ने बरसना शुरू कर दिया।